युवा शक्ति की, बुजुर्ग की, जो मंच पे बैठे हैं वो भी, सभी लोग, सबकी है भारत माता। तो दोनों मुट्ठी बांध के तैयार हो जाओ और पूरी ताकत से बोलना है, तो भारत माता की, भारत माता की। इधर से आवाज बहने, संकोच मत करो, मुट्ठी बांध दो, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं कहूंगा नर्मदे हर, आप कहेंगे जिंदगी भर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ताकि मां नर्मदा की सेवा हम जिंदगी भर करें और वो भी नीति के वरण को आशीर्वाद दे, ताकि हमारा जीवन सुखमय, खुशहाल और समृद्धशाली होकर व्यतीत हो और हम जीवन हमारा सार्थक, सफल तो हो लेकिन सार्थक भी हो, और ये लोग और पगलोग दोनों सुधर जाए। मैं एक नारा वो लगाऊंगा, मैं कहूंगा जय जवान जय किसान, आप कहेंगे वंदे मातरम जय बलराम। भारतीय किसान संघ के नारा सभी किसानों का, क्योंकि भगवान बलराम पहले किसान थे इस दुनिया में, हल चलाकर खेती करना सिखाया। जय जवान जय किसान, एक साथ आवाज आना चाहिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। धरती पुत्र किसान की आज के आनंद की। आज ग्राम भैरूपुर में भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस स्वागत समारोह या सम्मेलन के लिए, किसान सम्मेलन में उपस्थित सभी मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों और मंचासीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय जया प्रसाद जी, जोरदार ताली बजाकर। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भाई शंभू सिंह भाटी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई संतोष पारिक जी, जसवंत जी, राजेंद्र साहब जी, राधेश्याम गुंडी जी, और जितने मंच पर बैठे हमारी युवा टीम, इस ग्राम पंचायत के सरपंच सही सभी पंचगण और आयोजक आदरणीय पटवारी जी और पूरी उनकी टीम, मानव अधिकार के महामंत्री रामेश्वर जाट, मानव अधिकार ट्रस्ट के महामंत्री संतोष जी पटवारी जी और सभी कार्यकर्ता, सभी अपने परिवार के सदस्य, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस क्षेत्र के नागरिकों से, मातृशक्ति से, बहनों से, युवाओं से, सबसे मिलने का अवसर दिया और अपनी बात कहने का अवसर दिया। आपने जो स्वागत करके सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए। दुनिया में कई देश हैं, लेकिन भारत भूमि पुण्य भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है और बहुत पवित्र भूमि है, और इसलिए यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और जब जब हमने देखा है ना दुनिया में अन्य अत्याचार बढ़े हैं, तो भगवान ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। अपने अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जी लेते हैं, और मनुष्य भी सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए जिए तो फिर जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर में मनुष्य में अंतर क्या है? इसलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें सिखाता है परोपकार करना, असहाय की सहायता करना, दूसरों के लिए जीना, देश के और समाज के लिए जीना, तो मनुष्य जीवन उसका सफल भी और सार्थक भी। और हम सौभाग्यशाली है कि मां नर्मदा के आंचल में बहुत अच्छे थे, इसलिए मां ने अपने आंचल में हमको जन्म दिया है, इसलिए भी हम सौभाग्यशाली हैं। वो फिर हमारे तवा भैया की मेहरबानी है, नर्मदा जी का आशीर्वाद, सिंचित जमीन भी। आज पूरे देश में मालवा नंबर 1,
उसके लिए भी बधाई। और मैं जब से राजनीति में आया हूँ, छात्र पढ़ाई करने के बाद छात्र राजनीति से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संघ से तो मैं युवा मोर्चे की राजनीति इसी जिले से की है। हरदा जिला फिर अलग 98 में हमने बनवा लिया। एक ही सपना, गांव, गरीब और किसान। क्योंकि मैं अच्छे किसान का पैदा हुआ, जमीन ज्यादा खूब, लेकिन पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। जब छोटा था तो कड़ाव पे बैठ कर नहाते थे। गर्मी की छुट्टियों में घर जाते थे तो माता जी कहती थी कि 1 किलोमीटर पानी ज्यादा तो मुंह नहीं धोना, क्योंकि पानी बहुत मुश्किल से अपने आता है। 12 किलोमीटर हरदा आओ तो हंडिया वहां से तराई टप्पर से 12 किलोमीटर घुटने घुटने किचन में जाते। नदी नाले आ जाए तो बारिश के अंदर कई लोग बह गए। कितनी कठिनाई होती थी बारिश में। कोई माता बहन कोई भी बीमार हो जाए तो खटिया पटक के लाते, रास्ते में दम टूट जाए। और इसलिए किसान को खेती में कितनी तकलीफ होती है। किसानी करना आसान अब तो हो गया है, पहले नहीं था। खेत में मवेशी जाते थे, बारिश के अंदर झड़ी लगती थी तो घुटने घुटने कीचड़ में खप जाते थे। तो मैं छोटा था तो मेरे ताऊ और मेरे पिताजी कहते थे कपल पिपल जले 2-4 वर्ष जब खराले लेके जा रहा हूँ अपनी भैंस खप गई, उसको निकाल कर आ रहा। मैं जाता था, भैंस के टांग के नीचे वो खराला फंसाते तो जाते थे कि टांग टूट जाती थी। गाँव का मेरा कोतवाल था। हम हंडिया से कभी स्नान करने जाते थे, शाम को वापस आते थे तो वो पैदल रास्ते में मिलता था, आता हुआ तो उसको गाड़ी में बिठा के लाते। और जब मैं मंत्री बना, विधायक बना, 10 साल विपक्ष में रहा, तो सब चीजें समस्याएं विधानसभा में दमदारी से किसानों की, गांव की, गरीब की, हर वर्ग की हमने विधानसभा में मामला उठाया है। ये इतनी आजादी के बाद 40 साल बाद ही, जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मैं 32 साल के था। वो विधानसभा को ध्यान देते थे कि अंग्रेजों के समय के कानून बने हुए हैं, किसान की फसल खराब हो जाए तो 2 रुपए, 4 रुपए, 40 रुपए, 80 रुपए मिलते थे। बीमा तो कुछ सब चीजों के लिए प्रश्न करते थे, ध्यान आकर्षण लगाते थे, लेकिन सरकार की सर पे जोड़ी नहीं थी। लेकिन जब मंत्री बना तो पहले मैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बना, फिर राजस्व मंत्री बना। वो किसानों से संबंधित था, इसलिए राजस्व मंत्री बनते से ही, उसके पहले भी जब मैं विधायक की था, सरकार भाजपा की बन गई, बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे। उस समय सोयाबीन में इल्ली लगी थी 2004 में, जिसमें सुन्नी मालवा भी भुक्त हो गई। इतनी इल्ली थी कि रोड के ऊपर कोई गाड़ी ट्रक जा रहा, ब्रेक लगा दो तो पलट जाता, तो न्यूज में आया। मैंने विधानसभा में मामला उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने मंत्री को, प्रमुख सचिव को भेजा, हेलीकॉप्टर उतारा हमारे भमखेड़ी में, वो देख के चले गए कि हाँ नुकसान तो हुआ, इल्ली ने फसल चेक कर गई, लेकिन कानून नहीं, नियम नहीं, इससे नहीं मिल सकता मुआवजा। फिर मैंने मामला उठाया। सरकार मेरी थी, लेकिन किसानों पहले मेरी प्राथमिकता, पहले मैं विधायक, बाद में पहले किसान, गांव का। और इसलिए किसानों की समस्या मैंने सरकार होते हुए भी खूब दमदारी से उठाई। फिर मुख्यमंत्री आए, जैसे ही मुख्यमंत्री आए उनको बालागांव में हमने उतारा, गाड़ी में बैठते से मैंने कहा आए हो तो कुछ देखे जाना। जैसे ही मैंने कहा कि इसके लिए घोषणा करना पड़ेगी कि इल्ली को प्राकृतिक आपदा नहीं, आप प्राकृतिक आपदा घोषित करो। उन्होंने कहा नेताजी आप जो कहोगे करेंगे। और मैंने हाथ पकड़ के घोषणा कराई तो प्रमुख सचिव उनके साथ से, जो आजकल सांसद बन गए भाजपा की, पिछली बार के भागीरथ प्रसाद, बोले सर नियम नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या सर, कौन बनाता नियम? सरकार। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री सरकार है, जो बोल देंगे कानून बन जाएंगे। और पहली बार भारत ने पूरे विश्व में इल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित विधायक के रूप में कराया, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन सिर्फ मुआवजा मिला हटा। 70,030 किसान थे मेरे, 70,030 किसानों को मुआवजा दिलाया। क्योंकि जो अनावारी, जो मानसिकता थी अधिकारियों की, वो ऐसी थी, पटवारी को लिखते ही थे, SDM, तहसीलदार, कलेक्टर। जब मैंने को दिखाई बोले 60 पैसे 65 पैसे 37 से कम आएगी आने तो मैंने वो भारतीय कलेक्टर के पास से देखा। तो कलेक्टर खड़ा हो गया, बोले सर क्या मैं 25 पैसे से कम करूं? बोले पटवारी से लेकर कलेक्टर तक सस्पेंड हो जाएंगे। नहीं होने लगा फोन बनकर मुख्यमंत्री, फिर लगाया फोन में, कहा आए घोषणा करी, मिली तो क्या मतलब? तो उन्होंने कहा जो विधायक जी बोल रहे हैं वो कर दो।
कलेक्टर को पसीना आगे क्या करें, मैंने तो 25 पैसे से कम 18 पैसे आनावारी करके 70,030 किसान थे मेरे जिले में। 70,030 किसानों को 45 करोड़ रुपए दिलवाए। पहली बार भारत के अंदर, दुनिया दिल्ली के पास। हमारे कई साथी विधायक जो उनमें से कहते तुम मांग कर पागल हो गए, तो मिलता है क्या इसमें कोई पैसा, लेकिन मिला। और जब उसके बाद भी सबकी दुआओं से मंत्री बन गया। जब वो लेने गए बीमा, तो नगद का प्रावधान था जो 40 रुपए 80 रुपए था। मैंने कहा पटवारी और तहसीलदार की गड़बड़ करके बदनामी अपनी होगी, तो मैंने नियम कर दिया कलेक्टर को कि नगद नहीं देंगे, चेक से देंगे। बोले नियम ही नहीं चेक से। मैंने राज शासन से पूछो, राज शासन ने लिखा नियम नहीं। मैंने कुछ 2000 तक सेल्स थे, उसके ऊपर अकाउंट। जब वो चेक लेने गए किसान, तो दादी माँ खत्म हुई 20 साल पहले, उनका नामांकन नहीं हुआ और खाते में उनका भी नाम, एक खाते में 10 नाम, कहीं में 4, कहीं में 15, 17, तो वो उसकी उनका पेमेंट नहीं हुआ। फिर मैं मंत्री बना तो मैंने सबसे पहला काम किया, सभी संभागों की बैठकें ली, सब कलेक्टर कमिश्नर सहित पूरे जिलों संभाग के इंदौर संभाग से शुरू किया और निर्देश दिए कि एक खाता होते नामांकन बंटवारा हो जाना चाहिए, और नहीं तो 500 रुपए जुर्माना पटवारी के ऊपर करूंगा। मैं किसानों का सम्मेलन जाता कि कोई बदनाम हो जाए 500 रुपए इनाम दूंगा जिससे। तो 2 महीने में 3,66,602 होती नामांकन बंटवारे निःशुल्क फ्री में करा के दिए, क्योंकि मैं किसानों, मुझे पता था कि किसानों की क्या करती। उसके बाद RBC 6 में परिवर्तन किया, तो चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया, हो नहीं सकती। प्रमुख सचिव ने, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, वित्त विभाग ने आपत्ति ले ली, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से कन्विंस करा, वो भी किसान के बेटे। मैंने आप मुख्यमंत्री ने मंत्री, हम अगर किसानों का भला नहीं करेंगे तो करेगा कौन? और मुख्यमंत्री मेरी बात से सहमत हुए। हमने RBC में परिवर्तन किया, जहाँ 5 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश को नहीं मिलते थे, आज 5,000 करोड़ मिल गए हैं। दिल्ली को प्राकृतिक आपदा माना, सूखा, पाला, ओला, किसी प्रकार से फसल खराब हो, किसान को राहत राशि मिलेगी। और फिर बीमा, अटल जी प्रधानमंत्री बने, बीमा भी पूरी देशी इकाई थी। अब कभी पूरी शून्य मालूम कितनी बड़ी देशी, कभी तहसील में 37 पैसे जानवारी कम आ सकती है। ओले भी गिरते थे, खट्टी में गिरते, बाढ़ भी आती है तो नर्मदा नदी किनारे आती है, फसल भी खराब होती, पूरी तहसील की नहीं होती, इसलिए बीमा मिलते नहीं था। इसलिए मैंने फिर पटवारी हल्का किया, 3 साल की पटवारी हल्के की आनावारी रिपोर्ट लगा। देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश शिवराज जी के नेतृत्व में ग्राम ने पटवारी हल्का किया। पटवारी हल्के में थे 11,622 और ग्राम पंचायत थी 23,000। तो हमने 23,000 ग्राम पंचायत के हिसाब से पटवारी हल्का बना दिए और छोटी इकाई करके एक गाँव की पंचायत को भी उसको पटवारी हल्के के माध्यम से आनावारी भी कलेक्टरों को निर्देश दिए। पहले सरकार थी जो कहती थी बिल्कुल मतदान ने सस्पेंड कर देंगे, और ये सरकार थी भाजपा की, हम कलेक्टर को कमिश्नर को देंगे कि तुम्हारी जेब से नहीं दे रहा हूं, सरकार गाँव गरीब किसानों की है, इसलिए किसानों की हमारी सरकार हम दे रहे हैं। अगर तुमने कम दिया तो मुख्यमंत्री समझे नौकरी लायक नहीं बचोगे। मैं भी कहता था सर, मैं तो सस्पेंड ही कर देता था तहसीलदार को। उसके कारण सर्वे होता था ठीक से, उदारता पूर्वक, और सभी किसानों को राहत मिली है, और उसके कारण बीमा भी मिलने लगा है। पहले बीमा काम होता ही नहीं था। और इस बार का बीमा तो आप सब साक्षी हैं, 2020 में सोयाबीन की फसल खराब हुई। खराब फसल होने के बाद कभी बीमा होता है क्या? मरने के बाद किसी का बीमा होता है? दुर्घटना होने के बाद किसी का बीमा होता है? फसल मर गई उसके बाद में हमने बीमा कराया, तारीख पर तारीख कराया। देवास, रायसेन, सीहोर और खंडवा, इन जिलों के अंदर तो हमने नर्मदा की बाढ़ आ गई थी, इसलिए 7 सितंबर तक बाढ़। वो बताइए कभी रविवार के दिन किसानों के लिए बैंक खुली? आजाद भारत के 75 साल में हमने रविवार के दिन बैंक नहीं, एक नहीं 2 बार खुलवाई, क्योंकि सोमवार आखिरी तारीख थी। अब किसान गया बीमा कराने, और उन्होंने कह दिया कि जाओ पटवारी से गिरदावरी लिखा के लाओ कि आपने कौन सी फसल बोई। वो गए, जब तक शाम हो गई तो दूसरे दिन नहीं होता। इसलिए हमने रविवार को बैंक पे आके, फिर KCC वालों का तो बीमा ऑटोमेटिक कट जाता है, 2% किसान से, 1.5% खरीद में, रबी में, 2% उसमें, 1 लाख तो 2,000। लेकिन जो डिफॉल्टर किसान है, कमलनाथ ने सबको डिफॉल्टर कर दिया 2 लाख के चक्कर। उनसे डिफॉल्टर किसान का बीमा नहीं हुआ था, आर्मी किसान का बीमा नहीं हुआ था, वनवासी जो वन ग्राम में उनमें तो बीमा होता ही नहीं, क्योंकि पटवारी हल्के ही नहीं कर। हमने पटवारी हल्के से जुड़वा के भी उससे करा दिया। ये भी देश में पहली बार हुआ।
किसी ने मांग नहीं की, पर मैं किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, गरीब से लेकर किसान की क्या समस्या है मुझे पता है, और इसलिए हमने उसमें परिवर्तन किया। तारीख पे तारीख बढ़ाते गए। कभी सोचा है 50 लाख किसान का बीमा, 10-20 लाख का बीमा होता था मुश्किल से, जिसको हमने 50 लाख तक ले गए। 49,85,024 किसानों के खाते में हमने 7,618 करोड़ 52,22 रुपए किसानों के खातों में जमा। तो एक नया पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, सीधे खाते में गया। कहीं कोई गड़बड़ी, एक पैसा भी बीच में कोई बिचौलिया नहीं खा सकता। हमने तो एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ, गांव में आते आते कितने आते 15 पैसे। 85 ऐसे सत्ता के दलाल भेज जाते हैं, वो है नहीं जिंदा। हम पूछते थे जब सत्ता आती थी तो दलाल किसके हुए? आपके। लेकिन एक प्रधानमंत्री हुए अपने भारत में, नरेंद्र मोदी जी, जो क्या कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए उन्होंने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और सबके खाते खुलवा दिए, किसान के भी, गरीब के, महिलाओं के, बच्चों के, विधवा, पेंशन, वृद्ध, सबके, दिव्यांग, और सीधे पैसे खातों में जा रहे हैं। और इसलिए भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं कोई कल्पना कर सकता था हिंदुस्तान में। और इसलिए किसानों के खातों में 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बैतूल से बटन दबाई, 10 दिन के अंदर अभी तक 7,000 करोड़ किसानों के खातों में जा चुके हैं। अभी 700 करोड़ बचे हैं। ये भी इसलिए बचे कि किसी का आधार नंबर सही नहीं है, किसी का खाता नंबर सही नहीं है, वो 500-700 करोड़ तो वापस चला गया बीमा कंपनी में, कोई बारिश से नहीं, इस नाम से कराया, क्या मालूम क्या हुआ, वो लेने में खाता ही नहीं है। उसकी भी हम जांच करा रहे हैं, पता कर रहे हैं एक-एक का। जिस प्रकार हमने बीमा कराया घूम घूम के एक-एक किसान का, उसी प्रकार एक-एक किसान को खाते में पैसे, और अगर उसका अंगूठा नहीं लग रहा, उससे भी निकला तो आप मतलब उसको भी दिलाएंगे। तो इस प्रकार एक किसान की चिंता की। 2018-19 खरीफ और 19 रबी 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, 1 रुपया बीमा नहीं दिया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता किसान नहीं थी। प्रीमियम जमा नहीं किया, अच्छा बीमा नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ थे और बीमा दिया नहीं। दूसरा जो इसके अलावा फाइनेंस का बीमा होता है, जितना आपका केसीसी है, मान लो 1 हेक्टेयर में 50,000 40,000 जो ऋण मिलता है उतना पूरा केसीसी से हो जाता था। इन्होंने 75% कर दिया ताकि प्रदेश सरकार को प्रीमियम कम भरना पड़े। उसके कारण 1,500 करोड़ पिछली बार कम मिला। लेकिन हमारा जो बीमा स्वीकृत हुआ था शुरू में 3100 करोड़, हमने जांच करा के उसको बढ़ा के 5,500-6,000 करोड़ ले गए और 2,15,000 किसानों का बैंक ने प्रीमियम काटा, लेकिन बीमा कंपनी जमा नहीं किया, इससे बीमा नहीं आया। मैंने अधिकारियों की बैठक ली, बीमा कंपनी की, बैंक की, एक बार नहीं 16 बार, और आखिरी में निर्देश दिए कि बैंक की गलती है तो बैंक पैसा जमा करेंगे, FIR करेंगे। और बीमा कंपनी का आपने पोर्टल को बंद किया, पोर्टल चालू करो तो पुराना 2 साल पुराना पोर्टल चालू कराया 19 का, और 2 बार पूरी एंट्री करा कर 2,15,000 किसानों के खातों में फिर 411 करोड़ जो मिलने ही था वो भी किसानों के खातों में जमा करते। इसके लिए है मंत्री इसलिए नहीं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमो, झंडा लगा कर घूमो, स्वागत समारोह कराओ, ये तो निमित्त है, आते हैं तो स्वागत होता है। असली काम है जनप्रतिनिधि का, सरकार का, मंत्री का, कि उसके प्रदेश की जनता की जो समस्या है, जो उसका हक है, क्या उसको दिलवाना। वो काम मैंने किया तो मुझे संतोष है कि मैं कृषि मंत्री हूँ, इसलिए 7,618 करोड़ ये मिले और 9,338 करोड़ 18 का 19 का जो कमलनाथ नाग जैसा बेटा था, कुंडली मार के नहीं दिया था, वो हमने 2,200 करोड़ जमा किए 1 सप्ताह के अंदर। तो ये 1 सप्ताह में हमारे पास पैसा कहां से आते? अच्छा, आप लोग किसान हो सकते, अपनी बैंकें भी है, 15 महीने बैंकें में उजाड़ हो गया था, सोना पड़ता था, एक किसान को दिखता था, बैंकों के सामने कोई जाता था, गरीब से लेकर किसान कोई सुनसान। और जैसे ही भाजपा की सरकार आई, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, बैंकों के सामने लाइन लगी है, ट्रैफिक जाम लगता है, पुलिस व्यवस्था करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम किसान और गरीबों के खातों में पैसे डाल रहे हैं, हर सप्ताह कुछ न कुछ करोड़ों रुपए डाल रहे हैं। ये अंतर है प्राथमिकता का, सोच का, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था। इसलिए सरकार और हम कहते हैं वो करते हैं, और हमने किया है, और हमें खुशी है कि हमने, हमारा पूरा प्रदेश, हमारा 8.5 करोड़ जनता हमारा परिवार है।
और उसकी खातों में पैसे गए 17,000 करोड़ हमने 22 महीने में सिर्फ किसानों को बीमा की राशि दी है। मुआवजे के 28 करोड़ अलग दिए और अभी ओले गिरे थे। ये अच्छी बात है कि होशंगाबाद में नहीं गिरे, हरदा में भी खिड़किया में नहीं गिरे, दोनों की पट्टी में गिरे, लेकिन किसान खेत में नहीं पहुंचा उसके पहले हम पहुंचे। पहले भी जब बीच में भोपाल, सीहोर, देवास, खंडवा और हरदा एक दिन में 5 जिलों का दौरा किया। गाँव रास्ते रास्ते किसान मिले, मुझे सोयाबीन लेने के लिए फली नहीं है। हमने उसी समय उसको आपदाग्रस्त घोषित करके अधिकारी को निर्देश दिए सख्त सर्वे करो, पंचनामा बनाओ, वीडियोग्राफी करके सर्वे, और उसके कारण इतना बीमा मिला है। मुआवजा भी अभी 1 महीने के अंदर हमने बीमा मुआवजा दे दिया 202 करोड़, और बीमा भी देंगे। पहली बार तो किसान संघ की मांग थी, किसानों की मांग थी इंडिविजुअल बीमा होना चाहिए कि एक किसान का भी नुकसान है तो उसको बीमा मिलना चाहिए। ये पहले से थी पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसका एक नियम बना हुआ था कि 72 घंटे के अंदर अगर किसान कहता कि मेरे खेत में बाढ़ आने से मेरा फसल खराब हो गई, इल्ली से खराब हो गई, किसी भी प्राकृतिक आपदा से, उसको लिखित में एक सूचना देनी पड़ती है बीमा कंपनी, तहसीलदार को, एसडीएम को, किसी को भी रिसीट ले लो। तो उस समय 72 घंटे के अंदर सर्वे होता है और सर्वे के बाद उसको अधिसूचित किया जाता है जिले को, और फिर बीमा भी मिलता है मुआवजा के साथ। लेकिन आज न किसी किसान ने, न किसी किसान संगठन ने, न किसी जनप्रतिनिधि ने उस कानून को पढ़ा न देखा। लेकिन मैं कृषि मंत्री उनके से मैंने निर्देश दे दिए और 72 घंटे के अंदर हरदा सहित कई जिलों को मैंने आपदाग्रस्त घोषित करवाया, और बीमा की राशि भी अब आने वाली 25% अभी महीने में 25% फसल खराब, जब आनावारी आएगी तो फसल को नुकसान पता कब लगेगा, जब कटाई होगी। लेकिन हमने मुआवजा पहले ही दे दिया है और बीमा भी देंगे ताकि किसान की क्षति सरकार की क्षति, किसान का संकट सरकार का संकट। क्योंकि हम मानते हैं कि किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती नहीं करता, वो समाज और देश के लिए करता है। अभी कोरोना का संकट आया जब सारे उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज, पान, होटल, चाय सब बंद, लोग घरों के अंदर ताला लगा के बैठे थे, एक दूसरे से नहीं मिल रहे, अड़ोसी पड़ोसी के चेहरे देखे कई महीने हो गए। लेकिन गांव, किसान और मजदूर, हमारी माताएं बहनें जो लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक खेतों में गए, पसीना बहाया, इतनी मेहनत करके अनाज पैदा किया इस कोरोना संकट के, जिससे दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध हिंदुस्तान की 135-40 करोड़ जनता को मिला, जिससे जिंदे हैं। कल्पना करो, किसान भी चले था हाथ हाथ भर के घर में रहना, हमको नहीं जाना था। तो किसान के पास तो गेहूं, चावल और अनाज की व्यवस्था थी, लेकिन 140 करोड़ लोगों का क्या होता है जो शहरों में रहते हैं या बाहर रहते, जब जिनकी खेती बाड़ी नहीं है, भूखे मर जाते हैं। और इसलिए अन्नदाता भी है किसान और जीवन दाता है, और इसलिए वो समाज और देश के लिए, तो किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है। और इसलिए किसान को संबल देना, किसान को मजबूत करना, और उसकी जो क्षति है वो सरकार अपने ऊपर ले सहायता करे ताकि वो खेती करता रहे, ताकि लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध मिले, जिससे लोग जिंदे रहे। नहीं तो क्या सोना चांदी हीरे जवाहरात तो पैसा खा के जिंदा रह सकता है? क्या लोहा मिट्टी सीमेंट खा के जिंदा रह सकता है? क्या जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए, सब्जी और दूध चाहिए, और वो सिर्फ किसान देता है, उसके किसान जीवन दाता भी। इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं किसान, इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया उत्तम खेती मध्यम व्यापार, और मैं आगे नहीं बोलता चाकरी करने वाले वो इस कोरोना काल में सिद्ध हो कि जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग जो कहते थे, वो अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होना चाहिए। और इसलिए खेती करने पर गर्व होना चाहिए। लेकिन खेती हमेशा घाटे की रही है। किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में मरता, औलाद को भी कर्ज में छोड़ के जाता है छोटा किसान। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मध्य प्रदेश में 1,04,000 किसान है, और 10 हेक्टेयर से ऊपर यानी 25 एकड़ से ऊपर वाले किसान कितने? मात्र 63,000, यानी 1% भी नहीं है 100 में से 1। लेकिन 2.5 एकड़ से नीचे किसान कितने हैं? 76,35,000। और फिर 2.5 एकड़ से 5 एकड़ वाले 10 लाख और जोड़ दो तो 86 लाख किसान 5 एकड़ से छोटे हैं। ये घाटे की खेती करते हैं क्योंकि उनके केसीसी भी नहीं होते, बैंक ऋण नहीं देती, डिफाल्टर नहीं देते। तो सोसाइटी वालों ने अंगूठा लगा के निकाल लिया, उनके नाम के पते नहीं विचार। फिर उनको कोई कर्ज भी नहीं देता है, 2 रुपए 3 रुपए से करेंगे।
गरीब आदमी को उनका वसूलेंगे क्या? तो फिर कौन जो गंगा रहते हैं वसूल करने वाले, वो डबल ट्रिपल और 4 गुना रेट पे देते हैं, 10 रुपए महीना के। तो जितनी वो खेती में फसल देता है, खाद बीज दवाई में चल जाता है और उल्टा 1600 के 1000 जाता है। और इसलिए खाटे की खेती थी, आत्महत्या करता था, किसान कर्ज में रहता है। इस बीमारी को किसी ने, समस्या को किसी ने नहीं समझा। इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, क्योंकि वो एक गरीब के चाय बेचने वाले के लिए, और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेकर आया। वो 2-2 हजार करके 6,000। तो ये जो बड़े किसान हैं, ये कितने का होगा? 6,000 उपट्टी में क्या होता है? 10,000 उपट्टी कर दी तो 10,000 उपट्टी में क्या होता है? अरे भैया, तुम चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, तुम्हारे लिए 10,000 उपट्टी होंगे, लेकिन ये मेरे जो छोटे किसान है ना, 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ अनुसूचित जाति जनजाति, इनके लिए 10,000 10 लाख के बराबर है। क्योंकि उनकी खेती करने के लिए जितना उनको बीज चाहिए, खाद चाहिए, दवाई चाहिए, उन मजदूरी के लिए जब फसल में चारा हो जाएगा तो उसको निंदाई गुड़ाई के लिए उसको मजदूरी के लिए चाहिए, तो वो 10,000 में 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में सब व्यवस्था हो जाती है। बल्कि और किराने का सामान भी उसका आ जाता है, उसको कई खर्च लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो 10 रुपए सैकड़ा महीने का लेता था, वो आधी किलो में फसल खेत से बेच देता था, उससे उसको मुक्ति मिल गई है। इसलिए खेती घाटे के नहीं बल्कि अब लाभ का धंधा बन गया है। उदाहरण के लिए कोई एक दादा आदिवासी है, उसके 4 बेटे, उसके पास 5 एकड़ की जमीन है, वो असिंचित है, पहाड़ में रहता है। तो चारों बेटों की शादी होगी तो 1-1 एकड़ उनके पति ही, चारों पर 1 एकड़ उसके, तो 50,000 रुपए 10 करके पैसा उसको। और 50,000 की जीवन में पूरा हो गया 80 साल का, लेकिन फसल नहीं बेच पाया, 5,000 रुपए बचा नहीं पाए कभी। लेकिन अब 50,000 रुपए उसके खाते में आ रहे, तो खाद बीज दवाई और सब व्यवस्था होने के बाद जितनी भी फसल होती है उसकी वो पूरी बच जाती है। तो बताओ, खेती लाभ का धंधा बना कि नहीं बना? किसान की आय 2 गुना हुई कि छोटे किसान की। और इसलिए मैं मोदी जी का और शिवराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि किसानों की समस्या समझकर उन्होंने ये किया, जिससे अब आत्महत्या नहीं हो रही। जब से एक योजना आई है 18 से, और बाकी किसानों को बीमा और मुआवजा भी दे रहे हैं। और किसान की अभी मांग है, किसान क्या मांग करते हैं? एमएसपी का मतलब क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्यों भाई, किसान को न्यूनतम क्यों? और एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी उच्चतम खुदरा मूल्य। ये बटन है ना, इसकी एमआरपी है। कपड़े की एमआरपी, जूते चप्पल मोटी हर चीज की एमआरपी, पानी की बोतल की एमआरपी है, लेकिन दूध की एमआरपी नहीं है, गेहूं की नहीं है, किसान की फसल की एमआरपी नहीं। क्यों नहीं मानती किसी ने? क्यों नहीं सोचा किसी ने? हमने सोचा, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, पहले मंत्री नहीं बाद में मंत्री। हमने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसान को एमएसपी वाला नहीं, एमआरपी वाला बनाएंगे। देखिए, अभी तक जो कानून है वो कैसा है कि किसान सिर्फ खेती करेगा। आपके पास 1000 एकड़ जमीन भी है, आप सोचोगे एक लड़का मेरा खेती कर रहा है, दूसरा लड़का पढ़ लिख के आगे नौकरी लगी, मैं इसको एक आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगवा दूं, एक मैदा मिल लगवा दूं, या मैं इसको ऑयल मिल लगवा दूं। मुझे बैंक दे दे, मेरे 10 करोड़ की नहीं 50 करोड़ की प्रॉपर्टी गारंटी में रख रहा हूं, तो मुझे 1 करोड़ दे दो। बैंक मना कर देगा, बोले कुछ नहीं, आप खाद बीज दवाई ट्रैक्टर हार्वेस्टर मोटर पाइप इंजन, ये इसी के लिए मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। आप प्रतिबंधित हैं व्यवसाय कराने के लिए। गांव के मकान है, आबादी में बसते, गांव में जब 1-1 मकान 1-1 करोड़ के होंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो 1 रुपये लोन नहीं मिले आपको, 1 रुपये की जमानत नहीं हो सकती, 1 रुपये का लोन नहीं, 1 रुपये की लिमिट नहीं, 1 रुपये की सॉल्वेंसी नहीं। लेकिन वही मकान आप शहर में है तो आपको सब मिल जाएगा। जितने का प्लाट है उसे डबल की वैल्यूएशन कराओ, डबल लोन लो और खा पी के भाग जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, विदेश भग के कहीं लोग हजारों करोड़ देश का खा। लेकिन किसान को नहीं, किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया कि मेहनत कर तू, माल कमाएंगे मुट्ठी भर शहर के। ये कांग्रेस ने 7 साल राज के लिए नीति बनाई, हमने उस नीति को बदला है। हमने कहा किसान निश्चित रूप से खेती करेगा, घर में किसान दुनिया का पेट भरेगा, लेकिन माल मेहनत करे, नाचे कूदे, बांध दी खीर खाए फकीर। मेहनत करे किसान और माल कमाए, उससे मुट्ठी में लोग खरबपति हो गए इनके 70 साल में, और किसान वही के वही। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तय किया, शिवराज जी ने, हमने भी तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया
कि जो अब बिचौली हटाएंगे, किसान को इतना सक्षम बनाएंगे कि किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा और निर्यात भी करेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा। और इसके लिए ये कानून लेकर आए थे नए। लेकिन हमारे यहाँ तो देशद्रोही लोग ऐसे हैं कि एक झूठ को 100 बार बोल के सच कर लेते हैं। और हमारे देश की जनता भी भोली भाली बहकाव में है। काला कानून, काला कानून। हमारे वाले के लग के काला कानून, कानून को समझो तो सही। अपने पेड़ में कुल्हाड़ी मार रहे। मैंने उस दिन कहा था, मोदी जी ने बड़े दुखी मन से वापस लिया था कि किसानों के हित के लिए मैं लाया था, लेकिन राष्ट्र हित के लिए मैं वापस ले रहा हूँ। क्योंकि राष्ट्र के अंदर 1-1 साल तक लोग लगे आंदोलन करके। मैं नहीं चाहता, मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम समझाने में, किसानों को समझाने में हम असफल रहे। इसलिए मैंने कहा देश का दुर्भाग्य है। सबसे पहले स्टेटमेंट मेरे आए तत्काल। अच्छा बताओ भैया, पहले हमारे बाप दादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए खेती करते थे, खाली खेती करते। अब हमारा एक लड़का खेती कर रहा है, पढ़ लिख के बाकी 2 लड़के वो तैयार हो गए। नौकरियां सबको मिल नहीं सकती क्योंकि जनसंख्या कितनी हो गई, 140 करोड़। नौकरियां कम और इसलिए वो बेरोजगार घूमता रहता है। अब वो शहर में दुकान खुलवा देते हैं उसके लिए। अब घसी हुई मालूमा में दुकान खुलवा दी, एक बार दुकान लेती, माल भर दिया और उधार चला गया। उधारी आई नहीं तो दुकान में माल खत्म। शहर वाला पड़ोसी है, उसकी लिमिट बनी हुई है उसके प्लाट और मकान की। अब अपना गांव में मकान भले 2 करोड़ का है और 2000 रुपए बैंक लोन नहीं दे, उसमें लिमिट नहीं दे। उससे गांव वाले की दुकानें फेल हो जाते, देखना अपने अपने गाँव का। वो फिर एक दो की फेल हुई तो उसने कहा मेरी दुकान पर आओ भाई, फलाने पटेल के लड़के ने दुकान खोली थी, वो घर भेज के ये तुरंत तो फ्रस्ट्रेशन में आता था, पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार घूमता। लेकिन अब गांव की आबादी का भी मालिकाना ग्राउंड टेंडर सर्वे चल रहा है। जितनी हमारी गांव की प्रॉपर्टी होगी उसका वैल्यू उतने से लोन भी मिलेगा। हम उद्योग धंधे व्यापार कर सकते हैं, सब्सिडी मिलेगी 40%। वेयर हाउस आपके शहर वालों के बने, अब गांव वालों के बनेंगे। उद्योग में 40% सब्सिडी गांव वालों को मिलेगी, 5 साल सेंटर की छूट गांव वालों को मिलेगी। एक लड़का खेती करेगा, दूसरा। और ये छोटे किसान ये इंडिविजुअल के अंदर 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ वाले कहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे? तो इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है प्रधानमंत्री जी ने। 3% ब्याज की छूट और किसान उत्पादक समूह बन रहे। हर ब्लॉक में भी 2-2 समूह बन रहे। वो समूह बनाओ, आपको खाद बीज और दवाई मंडी से हम ओरिजिनल देंगे सस्ती, बाजार से। बाजार में तो आधी डुप्लीकेट मिलती है और खरीदेंगे इकट्ठी, ग्रेडिंग कराएंगे, सिखाएंगे और प्रोसेसिंग रेट लगाएंगे। और उसके कारण जो हम गेहूं में MSP पे बेचते हैं, आटा मैदा बेचेंगे MRP अपने नाम की पैकिंग से। हम आलू बेचते हैं 5 रुपए किलो, आलू की चिप्स 500 रुपए खरीदते हैं, हमारे बच्चे खरीदते हैं। तो हम आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे, हम टमाटो सॉस की फैक्ट्री लगाएंगे। जितनी भी उत्पादन हम करेंगे और निर्यात भी करेंगे तो हमारे जो बिचौलिए कमाते थे उद्योगपति मुट्ठी पर हम कमाएंगे। तो बताओ गांव की बेरोजगारी तो होगी कि नहीं होगी? गांव में महिलाओं को, मजदूरों को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बारी में गांव से पलायन रुकेगा कि रुकेगा? गांव शहर का भेद खत्म होगा कि नहीं होगा? और भारत में सोने की चिड़िया बनेगा कि नहीं बनेगा? जब सबके पास पैसा आएगा तो सबकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और दूसरा, अभी पंजाब के अंदर पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग करके हमने पूरी जमीन बंजर कर दी। भटिंडा से ट्रेन चलती है, कैंसर सब्जियों में कितनी दवाई डालते हैं। पहले मूंग की दाल बीमार आदमी को खिलाते थे तो स्वस्थ होता था, अब अच्छे खासे खिलाते इतनी पेस्टिसाइड का उपयोग